हेलो बच्चों। नेक्स्ट अभी क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं हम वो सॉल्व करेंगे लेक्चर में। आप उम्मीद है लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 दोनों देख चुके हो। लेक्चर 2 में जो हमने स्पेशली बात किए थे कि भाई आपको शेड्यूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यदि आपने नहीं देखे हो तो शेड्यूल्स एक बार पढ़ लो, एटलीस्ट बेसिक पढ़ के रखो, क्योंकि वर्ड्स आपको थोड़ा फैमिलियर रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन बताया था और वो क्वेश्चन बोला था कि आपको करके देखने के लिए। पहले हम वो क्वेश्चन खत्म करेंगे और उसके बाद हम आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हम एक बार और रिपीट रीड कर लेते हैं। जनरल इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसफर 50% ऑफ प्रीमियम इनकम टू रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एंड 5% टू एडिशनल रिजर्व। यू हैव टू असर्टेन द अमाउंट दैट शैल गो टू दीज रिजर्व्स। तो मैंने बताया था कि हर कंपनी जो प्रीमियम आती है, वो प्रीमियम जो पॉलिसी बनती है वो ईयर के बीच में बनती है कई बार। तो वो जो पॉलिसी है उसका जो टर्म होता है वो एक्सपायर होगा अगले साल में, है ना। टर्म मतलब जैसे 1 साल के लिए यदि पॉलिसी लिया गया तो 1 साल उसका टर्म हो गया, है ना। तो 1 अप्रैल के बाद कभी भी यदि पॉलिसी लिया गया है तो नॉर्मली अगले साल ही एक्सपायर होगा वो। तो इस केस में क्या होगा कि प्रीमियम हमने ये साल में रिसीव कर लिया और पॉलिसी एक्सपायर होगा अगले साल में। तो क्या होगा, यदि अगले साल भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कंपनी को तो पैसा देना पड़ेगा, क्लेम तो देना पड़ेगा। तो दैट्स वाई जो प्रीमियम रिसीव होता है उसको कंप्लीटली ये साल का इनकम नहीं माना जाता है। और उसके ऊपर जो अनएक्सपायर्ड रिस्क है, 31 मार्च को, 31 मार्च के बाद जो पॉलिसी ड्यू रहता है, 31 मार्च के बाद जो पॉलिसी आगे कंटिन्यू होता है, जिसका प्रीमियम हमने 31 मार्च के पहले ही रिसीव कर लिया, तो जो 31 मार्च के बाद वाला पीरियड है, टेन्योर है, टर्म है, उसको हम बोलेंगे अनएक्सपायर्ड रिस्क। और उसके लिए हमें अभी से रिजर्व बनाना होता है, मतलब जो प्रीमियम्स है वो प्रीमियम का पोर्शन हमें इनकम से हटा के रिजर्व को ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसको दूसरी भाषा में फंड भी बोला जाता है। जैसे क्वेश्चन में कई बार वो इंश्योरेंस फंड बोल देगा, या फिर मरीन फंड बोलेगा, फायर फंड बोलेगा। तो वो सब बेसिकली रहता है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ही रहता है। उसके अलावा यदि जैसे इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, IRDAI जो है, और इंश्योरेंस के जो कानून है उन्होंने लिमिट लगा दिया है कि भाई आपको 50% फायर इंश्योरेंस और मिसलेनियस इंश्योरेंस में करना ही है ट्रांसफर, और 100% ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रीमियम का पैसा अनएक्सपायर्ड रिस्क में, यदि वो मरीन का केस है तो ये लिमिट ऑलरेडी सेट है। लेकिन इसके बावजूद यदि इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि नहीं, दीज रिजर्व्स आर नॉट इनफ, तो वो और एडिशनल रिजर्व क्रिएट कर सकती है। तो रिजर्व कैलकुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि आप प्रीमियम का सही कैलकुलेशन करो। नेट प्रीमियम कितना इंश्योरेंस कंपनी ने अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर, उसका पहले कैलकुलेशन निकालना जरूरी होता है। तो ये क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले तो आप ऐसा नेट प्रीमियम अर्न निकालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें मैंने बताया सबसे पहले आप डायरेक्ट बिजनेस का ले लीजिए डिटेल, ठीक है, डायरेक्ट बिजनेस, और उसके बाद हम री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड का डिटेल लेंगे और फिर री इंश्योरेंस सीडेड का डिटेल लेंगे। तो डायरेक्ट बिजनेस का डिटेल ये है बेटा कि 10 लाख प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 60,000 है, मतलब 60,000 प्रीमियम हमें लेना बाकी था। तो ये जो 10 लाख रिसीव हुआ उसमें 60,000 तो पुराना है। देखो, ये साल में कितना भी पैसा रिसीव हुआ ये साल का इनकम नहीं रहता है, अक्रूवल का कंसेप्ट है। जितना ये साल में अक्रूड हुआ है उतना ही ये साल का इनकम रहता है। तो जो 10 लाख रुपए रिसीव हुआ वो ये साल में रिसीव हुआ, पर उसमें से 60,000 पिछले साल का रिसीव हुआ, और 80,000 रुपये ऐसे है जो ये साल का है पर रिसीव हुआ नहीं है। तो जो रिसीव नहीं हुआ वो मेरा ये साल का इनकम है, क्योंकि अक्रूवल के हिसाब से पैसा कब आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस साल का इनकम है, आपको अधिकार कब है वो प्रीमियम हासिल करने का, ये इंपॉर्टेंट है। तो अधिकार है पर आया नहीं तो हम तो पैसा लेंगे ना, प्रीमियम का अमाउंट छोड़ेंगे नहीं। तो ये 80,000 ऐड होगा, 60,000 माइनस होगा। तो आप क्या करेंगे, रिसीव्ड कितना प्रीमियम रिसीव हुआ है वो देख लेंगे। तो रिसीव हुआ है बेटा 10 लाख,
ये 2 कॉलम रहेगा। फिर लिखेंगे हम इसमें क्लोजिंग रिसीवेबल को ऐड करेंगे, ओपनिंग रिसीवेबल को लेस करेंगे। ऐड कर दोगे बेटा क्लोजिंग रिसीवेबल्स और लेस हम करेंगे ओपनिंग रिसीवेबल्स। तो देख लो क्लोजिंग रिसीवेबल 80,000 और ओपनिंग रिसीवेबल 60,000। 80,000 हम ऐड करेंगे और 60,000 हम लेस करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। उसके बाद रहता है री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, मतलब किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी ने हमसे इंश्योरेंस करवाया। ठीक है, तो इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी भी हमने री इंश्योरेंस क्या किया यहाँ पे एक्सेप्ट किया। तो वो जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी हमें प्रीमियम देगी। ठीक है, तो रिसीव कितना हुआ इसमें भी वैसे ही रहेगा फॉर्मेट। रिसीव्ड कितना हुआ इसमें भी हम ऐड कर देंगे क्लोजिंग रिसीवेबल्स, आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं उसको, और लेस कर देंगे ओपनिंग रिसीवेबल्स। ठीक है, तो देखो आप, ये री इंश्योरेंस बिजनेस का रिसीव्ड अमाउंट है 80,000, 12,000 क्लोजिंग रिसीवेबल है, 8,000 ओपनिंग रिसीवेबल है। तो ये हो गया बच्चों 80,000, 12,000 क्लोजिंग रिसीवेबल है और 8,000 ओपनिंग है। ये कैलकुलेशन भी हम बाद में करेंगे। सबसे लास्ट में आएगा री इंश्योरेंस सीडेड का डिटेल, जिसमें हम पे करते हैं। ये हमारा एक्सपेंस रहता है, मतलब एक्सपेंस मतलब प्रीमियम को इससे कम करना होता है। तो पेड हमने किया 1,20,000, क्लोजिंग पेएबल है 14,000 और ओपनिंग पेएबल है 10,000। पेड किया हमने, सॉरी कितना था, 1,20,000, तो हम यहाँ लिख देते 1,20,000। इसमें से हम लेस करेंगे और ऐड करेंगे हम क्लोजिंग पेएबल्स और लेस करेंगे ओपनिंग पेएबल्स। क्लोजिंग पेएबल है 14,000, ओपनिंग है 10,000। ये 14,000 हो गया ऐड, 10,000 हो गया। सब बाहर निकाल सकते। आज मैंने कैलकुलेटर लाया है। तो भाई ये 10,20,000 है, देखो 80,000 ऐड हो रहा है, 60,000 माइनस हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 10,20,000। वैसे ही देखो ये 80 में 12 ऐड हो रहा है, 8 माइनस हो रहा है, तो 4,000 का डिफरेंस ऐड कर दो तो जाएगा 84,000। ये दोनों ऐड होते पर ये लेस होता है। ये कितना हो जाएगा 1,24,000, और ये लेस करना है यहाँ, 1,24,000 लेस करना है, क्योंकि ये प्रीमियम हमने पे किया हुआ है और ये प्रीमियम हमको रिसीव होता है। जो बिजनेस हम सीड करते हैं, मतलब हमने किसी और कंपनी से इंश्योरेंस करवाया, तो वो जो हम प्रीमियम पे करते हैं उसमें 10,20,000 प्लस 84,000 माइनस 1,24,000, ये बेटा आ गया 9,80,000। ये हमारा हो गया नेट प्रीमियम अर्नड। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में यदि डाउट रहेगा तो आप पूछेंगे। नेट प्रीमियम अर्नड हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे रिजर्व्स की वैल्यू। तो देखो 50% प्रीमियम जो है वो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क में चला जाएगा। तो आप कैलकुलेट करेंगे रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। तो देखो 9,80,000 रुपये तो टोटल है। नेट प्रीमियम कितना आया हमारा, नेट प्रीमियम आया 9,80,000, तो 9,80,000 टोटल हो गया। और उसका जो 50% है निकाल लो, 9,80,000 का 0.5, ये 4,90,000 आया। तो इतना रिजर्व्स में चला जाएगा, मतलब ये माइनस होता है प्रीमियम में से। और यहाँ पे लिखा है एडिशनल रिजर्व में 5% लेके जाना है, तो एडिशनल रिजर्व में निकाल लो ऐसे ही, एडिशनल रिजर्व
ये हो जाएगा 9,80,000 का 5%। 9,80,000 इंटू 0.05 करेंगे तो ये आएगा बच्चों 49,000। ये भी रुपीज है, वो भी रुपीज है। बस आंसर इतना ही है। 4 मार्क के लिए आएगा ये क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, हम इस क्वेश्चन में डाउट रहेगा पूछ लेना, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, थोड़ा इसमें ओपनिंग बैलेंस भी दे दिया है। तो नॉर्मली यदि पुराना है, हमें मेंटेन करना होता है उतना रिजर्व, हमें एडिशनल नहीं क्रिएट करना होता है, उतना मेंटेन करना होता है। तो जितना डिफरेंशियल अमाउंट है उतना ही हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। चलो देखेंगे कैसा करते हैं। अब ये क्वेश्चन पढ़ लो, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द फायर इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो इंश्योरेंस कौन सी है? फायर इंश्योरेंस है। ठीक है, तो रिजर्व्स कितना बनाना पड़ता है फायर इंश्योरेंस में? 50% दिया भी है, नहीं भी दिया रहता तो आपको 50% लेना रहता है। तो देखो ये 1 अप्रैल 2023 का बैलेंस है और हमें जो डिटेल निकालना है 31 मार्च 2024 का निकालना है। ईयर कौन सा है हमारे लिए? 23-24 है। ठीक है, तो इसका मैं एक टाइमलाइन भी बना देता हूँ भाई। टाइमलाइन मतलब घटना कैसा घट रहा है ओवर द पीरियड। तो जैसे ये यहाँ से चालू हो रहा है, ये बेटा 1 अप्रैल 2023 हो गया, 31 मार्च 2024 हो गया। ये डेट को रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, जिसको हम URR लिखेंगे, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। और ये एडिशनल रिजर्व, ये ओपनिंग डेट का दिया है 2.5 लाख और 1 लाख। ये डेट पे अनएक्सपायर्ड रिस्क का रिजर्व दिया हुआ है 2.5 लाख और एडिशनल रिजर्व दिया है 1.5 लाख। करेक्ट है? सॉरी 1 लाख है। ओके, अब इसके बाद जो डेटा दिया है वो देखो। प्रीमियम रिसीव हुआ 6 लाख रुपए, हमने साल भर में प्रीमियम रिसीव किया। मतलब क्या है कि यहां से लेके यहां तक ये साल में हमने टोटल जो प्रीमियम है हमको मिला, प्रीमियम रिसीव हुआ है 6 लाख। ये पूरा साल भर में रिसीव हुआ। मतलब कई लोगों ने हमसे इंश्योरेंस करवाया, 6 लाख रुपए दिया। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2023 को 30,000 रुपये लेना बाकी था। तो यहाँ ये डेट को प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है, कितना प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है देख लो। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है 30,000 और वही 31 मार्च को प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है 40,000। तो यहाँ 30,000 प्रीमियम लेना बाकी था और यहाँ जो प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है वो है 40,000। डेटा आपको समझ में आ रहा है? ओपनिंग इतना लेना बाकी था, पैसा साल भर में इतना आया, अभी भी इतना लेना बाकी है। ये क्लेम का डिटेल है। हमने क्लेम पे किया 3 लाख रुपए, हमने क्लेम पे किया 3 लाख रुपए। री इंश्योरेंस से हमको क्लेम मिला, री इंश्योरेंस से हमको क्लेम मिला 30,000। जैसे हमने री इंश्योरेंस सीड किया, मतलब हमने किसी और कंपनी से री इंश्योरेंस करवाया और वो री इंश्योरेंस करवाया तो किसी कस्टमर का यदि नुकसान हुआ होगा तो कस्टमर मेरे से क्लेम करेगा और मैं वो दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करूंगा। तो वो जो क्लेम आया वो है 30,000 और री इंश्योरेंस प्रीमियम हमने कितना पे किया है? 25,000। री इंश्योरेंस प्रीमियम हमने कितना पे किया? 25,000। अभी पे किया कि रिसीव हुआ इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, समझे क्या? इसमें पे किया कि रिसीव किया इसके बारे में ये क्वेश्चन में दिया नहीं है। री इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस सीडेड के ऊपर है कि बिजनेस एक्सेप्टेड के ऊपर है, इसकी जानकारी इसमें नहीं दिया हुआ है। हम इनको बिजनेस री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड का मान लेते हैं, ऐड कर देंगे। री इंश्योरेंस प्रीमियम जो है हम ये मानेंगे कि हमने एक्सेप्ट किया है तो उसको ऐड कर देते हैं। वैसे री इंश्योरेंस रिकवरी हुई है तो इसको सीडेड का भी मान सकते हैं, क्योंकि रिकवरी कब होता है? जब आप री इंश्योरेंस सीड किए हो, है क्या नहीं? तो दो अजम्पशन लेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, दोनों अजम्पशन वैलिड है मेरे हिसाब से। ऐसे जगह जहाँ कन्फ्यूजन है आप पेपर में क्या करें, अजम्पशन लिख दे, एक नोट लिख दे कि वी हैव अज्यूम दैट
री इंश्योरेंस प्रीमियम इज फॉर बिजनेस सीडेड, री इंश्योरेंस प्रीमियम इज फॉर बिजनेस एक्सेप्टेड। क्योंकि सीडेड है तो हम प्रीमियम पे करते हैं, एक्सेप्टेड है तो हमको प्रीमियम मिलता है। यहाँ दिया नहीं बेटा जानकारी, और ये सब क्वेश्चन बेटा पेपर में आए हुए, इसलिए मैंने इसको चेंज वेंज नहीं किया है। बोले सर आप तो करेक्ट लिख ही सकते थे, नहीं लिख सकता ना, आपके यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वहाँ पे तो आपको एक कॉल लेना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी का आंसर चेंज हो सकता है, उनको बाद में पता चला नहीं यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए तो चेंज कर सकते हैं आंसर। चलिए मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा। हम यहाँ पे री इंश्योरेंस प्रीमियम बस लिख लेते हैं। हमने साल भर में या तो री इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया होगा या तो किया होगा, अब मैं श्योर नहीं है क्या किया होगा। हम अभी ये पहला अजम्पशन ये लेंगे कि हमने करवाया है 25,000 रुपये, ठीक है। हमने क्लेम पे किया 3 लाख रुपए और हमारा क्लेम रिकवर हुआ 30,000 रुपये। क्लेम हमने किया 3 लाख रुपए पे किया, और क्लेम जो रिकवर हुआ ये हुआ 30,000 रुपये, ठीक है। इतना हमने पे किया, इतना रिकवर हुआ, फिर डिटेल है। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन में क्लेम का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एंड एडिशनल रिजर्व, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा है कि आपको अनएक्सपायर्ड रिस्क का निकालने का है, एडिशनल रिजर्व कितना है उतना निकालना है। एडिशनल रिजर्व को ध्यान रखना है, बोला है इंक्रीज करना है 5% से, क्या करना है 5% से इंक्रीज करना है, और अनएक्सपायर्ड रिस्क को 50% पे मेंटेन करना है। तो चलिए पहले तो हम नेट प्रीमियम और निकालेंगे। अब ये डेटा आपको समझ में आ गया, तो प्रीमियम रिसीव कितना हुआ 6 लाख। अब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे नेट प्रीमियम अर्न का। तो यहाँ पहले लिखेंगे रिसीव्ड। रिसीव्ड कितना अमाउंट है बेटा 6 लाख रुपए, ध्यान देंगे। उसके बाद ध्यान दो कि प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग को ऐड करो, ओपनिंग को लेस कर दो, 40,000 ऐड हो जाएगा, 30,000 लेस हो जाएगा। ऐड प्रीमियम आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2024, ये है 40,000 लेस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2023, 30,000 लेस हो जाएगा। इसको निकाल लो, 6,40,000 मतलब ये 6,10,000 हो जाएगा, 6,10,000 हो जाएगा। तो ये 3 का हो गया। ये क्लेम का इन्फॉर्मेशन है, ये री इंश्योरेंस रिकवरी, ये दोनों डेटा काम का नहीं है, सिर्फ ये री इंश्योरेंस प्रीमियम जो 25,000 है वो काम का है। तो यदि हम उसको री इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड समझे, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, यदि हमने एक्सेप्ट किया है तो हमको प्रीमियम मिलता है, इसमें ऐड हो जाएगा 25,000, ठीक है। ये हो जाएगा 6,35,000। अब यहाँ पे हमें निकालने का है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। ये कितना हो जाएगा देखो, 6,35,000 का 50%, ये हो जाएगा 3,17,700, ठीक है। और यदि अब इसको दूसरा अजम्पशन, ये हम क्या मान रहे हैं, कौन सा अजम्पशन है पहला, और ये हम दूसरा मानते हैं अजम्पशन। तो दूसरे में बेटा यहाँ तक तो वैल्यू सेम आएगा 6,10,000, ये उतना ही लिखोगे, ये भी उतना ही लिखेंगे। बस यहाँ हम क्या 25,000 लेस कर देंगे, सीडेड का मानेंगे, ये हो जाएगा 6,10,000 माइनस 25,000, ये हो जाएगा 5,85,000। वैसे ये सबसे वैलिड अजम्पशन है, पेपर में आप ये मानेंगे, सबसे वैलिड ये है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में री इंश्योरेंस रिकवरी है, री इंश्योरेंस रिकवरी है, तो बेटर है कि यही मानो, ये फर्स्ट करना ही नहीं पेपर में, ठीक है। यदि री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड रहता, ये समझ लो कि ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब पेपर में क्या करेंगे, ये वाला सिनेरियो ही करेंगे। तो
क्योंकि यहाँ पे री इंश्योरेंस रिकवरी एक अपने आप में हिंट है, क्योंकि रिकवरी तब होगा जब री इंश्योरेंस आपने किसी और से करवाया है, मतलब री इंश्योरेंस सीडेड है। तो ये जो है ये इसको एक्सेप्टेड की जगह आप क्या मानेंगे, ये एक्सेप्टेड का केस है और ये सीडेड का केस है। यहाँ पे ये सेम रखो, प्रीमियम और री इंश्योरेंस सीडेड, 25,000 माइनस हो गया। अब यहाँ कैलकुलेट कर लो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। बेटा पेपर में मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ सेकंड केस लिखेंगे, ये कॉलम लिखेंगे ही नहीं, ये नहीं लिखेंगे, ये बस तुमको समझाने के लिए है कि यदि ये एक्सेप्टेड होता तो ऐड करते थे। ये 5,85,000 का 0.5 कर लो तो ये आएगा 292,500। इतना हमें रखना है, इतना हमें रिजर्व रखना पड़ेगा। और ओपनिंग बैलेंस कितना है देखो, 2.5 लाख है। तो अभी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा, 2.5 लाख माइनस कर दो तो 42,500 से और हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझे क्या, पूरा अमाउंट नहीं ट्रांसफर होता है, जितना एडिशनल और करने उतना ही ट्रांसफर होगा, क्योंकि बचा हुआ तो पहले से करके रखे हमने। उसके बाद हमें एडिशनल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है वो देखेंगे। एडिशनल रिजर्व कितना निकालना है देख लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एडिशनल रिजर्व आपको 5% और एडिशनल करना है। तो एडिशनल रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस कितना है देख लो, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए है एडिशनल रिजर्व का। तुम यहाँ 1 लाख लिख देते। और ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर, अभी कितना का ट्रांसफर करना है, तो अभी रहेगा 5,85,000। उसका कितना अमाउंट लेना है हमें, 5%। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 29,250, 5% लेंगे तो ये अब एडिशनल रिजर्व की वैल्यू हो जाएगी 1,29,250। देखो एडिशनल रिजर्व को बढ़ाना था तो 1 लाख से 1 लाख में हमने 29,250 बढ़ा दिए। सर कैसे पता चला बढ़ाना था, यहाँ लिखा हुआ इंक्रीज्ड बाय 5%, मतलब बढ़ाओ 5% से। वही ये वाला बढ़ाने को नहीं है, इतने से बढ़ाना नहीं है, इतने पे मेंटेन करना है। तो ड्यूरिंग द ईयर इसमें से 2.5 लाख रुपए माइनस करेंगे, सिर्फ उतना ही ट्रांसफर करेंगे हम प्रॉफिट रेवेन्यू अकाउंट से। ठीक है, ये हम देखेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझो इतना मेंटेन करना है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना अभी रेवेन्यू और प्रॉफिट लॉस वाले, तो उसमें देखोगे कि ये चीज़ें कैसा होता है। तो ये इसमें अपन ने तीसरा क्वेश्चन भी अभी सॉल्व कर लिया है। इसमें भी डाउट रहेगा आप पूछेंगे। आपको पेपर में पहले ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये तुमको समझाने के लिए था। सिर्फ ये बनाना और इधर वाला लिखना ही नहीं, ये लिखना। सीडेड क्यों अज्यूम करना है, क्योंकि यहाँ पे री इंश्योरेंस रिकवरी है। रिकवरी कब आया होगा, ये मतलब हमने री इंश्योरेंस सीड किया होगा। ठीक है, अब अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े वो प्रीमियम कमाए वो है। अभी यदि इंश्योरेंस कंपनी जो है और उसने यदि पैसा पे किया है, ऐसा भी तो केस हो सकता है कि हमने किसी दूसरे कंपनी को क्लेम पे किया हो और या फिर हमारे जो कस्टमर है उसको क्लेम पे किया हो। तो क्लेम हमारा जो एक्सपेंस है उसकी वर्किंग कैसा करते हैं, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो आप देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट क्लेम्स इनकर्ड टू बी शोन इन द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, हमें क्लेम कितना इनकर्ड हुआ वो निकालना है। क्या? अब क्लेम इनकर्ड में बहुत सिंपल है। क्लेम इनकर्ड, क्लेम एक्सेप्टेड बट नॉट पेड, मतलब क्लेम हमने एक्सेप्ट किया पर पे नहीं किया है। ओपनिंग 31 मार्च 2018 का 80,000 रुपये फिगर है और 31 मार्च 19 का 76,000 है। देखो बेटा क्लोजिंग ऐड करना है, ओपनिंग लेस करना है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर, हमने 8,26,800 रुपये दिए लोगों को। क्लेम कवर्ड बाय री इंश्योरेंस, मतलब हमने 8,26,800 दिए पर उसमें से 92,400 हमें किसी और इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया क्योंकि हमने री इंश्योरेंस करवा के रखा था। क्लेम इंटीमेटेड बट नॉट एक्सेप्टेड, 31 मार्च 2019 को कुछ इंश्योर्ड है,
कुछ कस्टमर है जिन्होंने आपको बता दिया है कि देख भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरा ये हुआ है, वो हुआ है, मेरे को क्लेम चाहिए, लेकिन आपने अभी तक उसका फाइल को रिव्यू नहीं किया है, आपने अभी तक उसको एक्सेप्ट किया नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस रेगुलेशन के हिसाब से इसको भी हमें खर्चे में लेना पड़ता है, आपको ऐड करना है। भले ही आपने अभी मतलब ऐसा है कि कस्टमर ने बस एक फाइल बनाया और आपके पास क्लेम दे दिया, पर आपने वो फाइल को अभी तक देखा ही नहीं, सिर्फ ये देखा कि हाँ भाई अमाउंट इतने का क्लेम आया है, तो इसको चेक करेंगे, फाइनलाइज करेंगे बाद में। 31 मार्च खत्म हो गई, अप्रैल महीने में क्लेम उसका फाइनलाइजेशन होगा। तो आपका फाइनलाइजेशन का इंतजार नहीं करना है। यदि क्लेम आ गया ना 31 मार्च को, तो आपको एक्सपेंस बुक करना ही है। सर बोले यदि क्लेम वैलिड नहीं रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले बार उसको, यदि क्लेम आप रिजेक्ट करते हो तो उसको भी हम क्लेम से नहीं माइनस करते, अगले बार उसको सीधा फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो रिजर्व बना रहे हैं ना, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। बड़े स्ट्रिक्ट नियम है। और ये क्लेम से रिलेटेड लीगल एक्सपेंस और मेडिकल एक्सपेंस रहे तो वो भी उसमें ऐड कर दिया जाता है। कि लीगल या मेडिकल एक्सपेंस कुछ भी रहे तो आप उसको क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। ठीक है, क्लेम में ऐड कर देना। तो ये भी ऐड करेंगे, ये भी ऐड करेंगे, ये तो रहेगा। ये तो सिर्फ एक लेस करना है, बाकी सब ऐड करना है, और ये दूसरा लेस करना है। चलो देखो क्या है। सबसे पहले तो लिखोगे क्लेम पेड। क्लेम पेड कितना किया, ये वाला फिगर है, 8,26,800। ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे क्लोजिंग, सॉरी, क्लेम एक्सेप्टेड बट नॉट पेड। जो वर्डिंग है वैसा ही लिखो, क्लेम एक्सेप्टेड बट नॉट पेड। तो जो क्लोजिंग है 31 मार्च 2019 वाली फिगर, और एक है 31 मार्च 2018 वाली। तो जो क्लोजिंग है उसको ऐड करो, ओपनिंग है उसको लेस करो, 76,000 ऐड हो जाएगा, और 80,000 लेस हो जाएगा। इसको पहले कर लेते हैं। 8,26,800 प्लस 76,000 माइनस 80,000, ये हो गया 8,82,800। फिर उसमें ये पूरा डेटा हो गया। क्लेम रिकवर्ड बाय री इंश्योरेंस, पहले ऐड वाले सारे कर दो, बाद में क्लेम रिकवर्ड बाय री इंश्योरेंस कितना 92,400 है उसमें, लेकिन ये तीनों ऐड होने वाला है तो पहले तीनों ऐड कर देते। क्लेम इंटीमेटेड बट नॉट एक्सेप्टेड, ये भी ऐड होता है। क्लेम इंटीमेटेड बट नॉट एक्सेप्टेड, कौन से डेट का है ये, 31 मार्च 2019 का है। कितना अमाउंट है, 40,000 है, ये ऐड हो जाएगा। चलो इसको ऐड करके एक फिगर निकाल लेते हैं, 8,22,800 प्लस 40,000, तो टोटल 8,62,800 हो गया। अब इसमें फिर ये दो चीज़ है, लीगल एक्सपेंस और मेडिकल एक्सपेंस, ये दोनों ऐड कर दो, 10,000 और 5,000। ऐड लीगल एक्सपेंस, ये यहाँ भी ऐड कर सकते, प्लस मेडिकल एक्सपेंस। कितना है, लीगल एक्सपेंस है 10,000, मेडिकल एक्सपेंस है 5,000, ये टोटल हो जाएगा 8,77,800, ये हो गया। फिर इसमें से आप लेस कर दोगे जो हमको री इंश्योरेंस से रिकवर हो गया क्लेम, 92,400। क्लेम रिकवर्ड फ्रॉम री इंश्योरेंस 92,400, ये लेस हो जाता है क्योंकि ये क्लेम हमको रिकवर हो गया दूसरे कंपनी से। 8,77,800 माइनस 92,400, तो ये गया 785,400, ये हो गया नेट क्लेम इनकर्ड।
ये एक्सपेंस है हमारे लिए। पेपर में एक ये शेड्यूल भी आ सकता है। आप रेवेन्यू अकाउंट बनाओगे तो वहाँ प्रीमियम अर्न का भी शेड्यूल बनाना पड़ेगा और नेट क्लेम अर्न का भी शेड्यूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डेटा वहाँ दिया रहता है। तो समझाइए, है ना, आसान है, कुछ नहीं, हमने सबको ही ऐड किया है, बस एक क्लोजिंग वाला ऐड करना है, ओपनिंग वाला क्लेम पेएबल लेस करना है। एक क्लेम इंटीमेटेड बट नॉट एक्सेप्टेड पर क्लोजिंग वाला रहा था तो ऐड कर दिया, लीगल एक्सपेंस मेडिकल एक्सपेंस भी ऐड कर दिया, सारे आइटम ऐड हुए हैं, सिर्फ ये एक लेस हुआ है और एक ये लेस हुआ है, 2 आइटम लेस हुआ है, बाकी सारे ऐड हुआ है। क्वेश्चन को पढ़िए दोबारा और आप उसको बगैर आंसर देके प्रैक्टिस करें और आप पता करें कि क्या आपका इंटरप्रिटेशन, क्या वो टर्म्स का कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, आप उससे फैमिलियर हो कि नहीं हो। तो चलो आगे बढ़ेंगे हम। अब ये एक पेपर में 8 मार्क का क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, ये पेपर में ये डेफिनेटली आ सकता है। हम बगैर समय बर्बाद किए क्वेश्चन पढ़ेंगे ये, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अब बेटा रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट याद रहना चाहिए। हम रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट अभी 2 मिनट के लिए फिर से एक बार रिविजिट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने शेड्यूल्स ओपन कर लेता हूँ, ये आप एक बार देख लो इसको। हाँ, ये शेड्यूल्स वगैरह पढ़ लेना है आपको। पहला आइटम है रहता है प्रीमियम अर्नड, दूसरा रहता है इंटरेस्ट, ये कौन सा शेड्यूल है, हाँ ये देखो, प्रीमियम अर्नड पहला है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये दूसरा है। इंश्योरेंस कंपनी जैसे मरीन फंड से कहीं इंश्योरेंस करते हैं तो यहाँ आएगा, इन्वेस्टमेंट करता है तो यहाँ आएगा, कोई कॉमन फंड से इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ नहीं आता है। अदर्स कोई इनकम है तो लिखेंगे, उसके अलावा इंटरेस्ट डिविडेंड और रेंट इसका ग्रॉस फिगर लिखेंगे। तो टोटल 4 आइटम इनकम में आपको एकदम दिमाग में फिट होना। पहला आइटम है प्रीमियम अर्नड, ठीक है, प्रीमियम अर्न नेट। दूसरा आइटम है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल और रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल और रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तीसरा रहेगा अदर, इसमें कुछ है यदि इंश्योरेंस कंपनी का इनकम जो वो पर्टिकुलर बिजनेस का है तो ही यहाँ लिखेंगे। कॉमन इनकम है, जनरल इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, रेवेन्यू अकाउंट में नहीं आता है। इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट यदि दिया है तो आप लिखेंगे। टोटल आ जाएगा चारों इनकम का। उसके बाद बेटा क्लेम इनकर्ड, कमीशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये तीनों का है, ये 2 में डालेंगे, बचा हुआ पूरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल देंगे और ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल। तो टोटल 4 शेड्यूल बनेंगे, ए में से बी को माइनस करेंगे, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस, और उसके बाद जो फिगर चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। फिर ये प्रॉफिट लॉस है, हम प्रॉफिट लॉस ये यहाँ पे आ जाता है। तो चलिए वो जब आए रहेगा तब देखेंगे, फिलहाल तो हम एक ये क्वेश्चन को अब रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ सिमरन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देखो आपके यदि रेवेन्यू अकाउंट याद नहीं हुआ है, आप उसको याद करें इज्जत से, समय दो उसको, क्योंकि 5 मिनट लगेंगे, अच्छे से उसको लर्न करो। आपको 5-5 मिनट मतलब 15 मिनट ये फॉर्मेट को लर्न करने में दिमाग लगाना है, क्योंकि पेपर में आपने फॉर्मेट बनाया तो डेटा वहाँ रहेगा ही, वो डेटा आप कुछ ना कुछ लिखोगे। यदि आपको अच्छे से जमा तो आप आंसर सही लाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं लिख के आओगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो prepare the following particulars from Simran Insurance Company Limited. You are required to prepare fire revenue account for the year ended 31st March 2014. भाई ये इंश्योरेंस कंपनी का हमें 31 मार्च 2024 जो ईयर खत्म हुआ है उसके लिए रेवेन्यू अकाउंट बनाना है। रेवेन्यू अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट जैसा है, ट्रेडिंग अकाउंट जैसे रहता है ट्रेडिंग कंसर्न में, वैसे रेवेन्यू अकाउंट है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, क्योंकि मेन काम होता है इंश्योरेंस का, प्रीमियम कमाना, क्लेम देना, एक्सपेंस देना, कमीशन पे बांटना और मैनेजमेंट, यही तो मेन खर्चा है इंश्योरेंस कंपनी का। देखिए क्या क्या डेटा है पढ़ेंगे। देखो क्लेम पेड है तो क्लेम वाले शेड्यूल में चला जाएगा, साथ में आपको ध्यान में रखना है कि कौन से शेड्यूल में जाएगा। ये क्लेम के शेड्यूल में जाएगा, ये क्लेम आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग का है, ये भी क्लेम के शेड्यूल में जाएगा। ये क्लेम आउटस्टैंडिंग बट नॉट एक्सेप्टेड, कोई बात नहीं, फिर भी हमें खर्चे में ऐड करना है। क्लेम एक्सेप्टेड बट नॉट पेड, एक्सेप्ट किया पर पे नहीं किया, फिर भी हमें खर्चे में ऐड करना है, तो ये दोनों ऐड होगा, ये लेस होगा, समझ में आ रहा है। ये क्लेम का शेड्यूल बन गया। उसके बाद प्रीमियम का डिटेल है, ये प्रीमियम के शेड्यूल में जाएगा, शेड्यूल 1 प्रीमियम रिसीव्ड हो गया। री इंश्योरेंस प्रीमियम पे हमने कितना इतना किया, मतलब हमने किसी दूसरे कंपनी से री इंश्योरेंस करवाया तो हमने उसको क्या किया बच्चे, पे किया।
री इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव किया, किसी और कंपनी ने हमसे री इंश्योरेंस करवाया तो हमें पैसा रिसीव हुआ है। कमीशन, कमीशन है हमारा जो हमने पे किया, ये नॉर्मली पे का रहता है जो कमीशन लिखा है 1 लाख रुपए। लेकिन यदि हमने री इंश्योरेंस सीड किया, मतलब हमने किसी और को री इंश्योरेंस का काम दिया, तो हमें कमीशन मिला होगा। और यदि हमें री इंश्योरेंस हमने एक्सेप्ट किया, तो सामने वाले ने हमको इंश्योरेंस का काम ला के दिया, तो हमने कमीशन पे किया होगा। तो पे किया हुआ को ऐड करेंगे और जो सीड किया हुआ है उसको लेस करेंगे। देखो लॉजिक बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको किसको ऐड करना किसको लेस करना आप कंफ्यूज रहोगे। री इंश्योरेंस सीडेड मतलब हमने किसी और इंश्योरेंस कंपनी को बताया कि तुम इंश्योरेंस करके दो, तो हमने दिया ना उसको काम, तो वो हमको कमीशन पे करेगा। ये कमीशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस में जितना कमीशन हमको रिकवर हो गया वो लेस कर देंगे। और ये जो एक्सेप्ट किया हमने, मतलब दूसरे इंश्योरेंस कंपनी ने हमको काम ला के दिया, तो वो काम ला के दिया तो हमसे कमीशन मांगेगा। समझ में आ रहा है? तो उसने हमसे कमीशन मांगा तो उसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया है मतलब हमने हमारे लिए खर्चा है, री इंश्योरेंस सीड किया है तो उसके ऊपर कमीशन हमारा इनकम रहता है, मतलब खर्चे को कम कर देगा। तो ये कमीशन में ये ऐड हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2023, ये जो प्रीमियम का डिटेल आएगा उसमें ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस हो जाएगा और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का डिटेल नहीं दिया है क्या? नहीं दिख रहा है, तो चलो ओपनिंग है, ओपनिंग वाला है तो लेस कर देंगे अपन। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डालना रहेगा, वो वाले शेड्यूल में जाएगा, शेड्यूल नंबर 4। ये रहेगा शेड्यूल नंबर 1, ये रहेगा शेड्यूल नंबर 3। एडिशनल प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, ये दोनों प्रोविजन है जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क है और एडिशनल प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क है, ये दोनों का ओपनिंग बैलेंस है। बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, ये प्रीमियम में ऐड होता है। बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा और अदर एक्सपेंस में जाता है ये। मतलब एक तरफ आपने क्या किया, बोनस दिया, दूसरी तरफ प्रीमियम को भी बढ़ा लिया, तो इनकम भी बढ़ जाता है, खर्चे भी बढ़ जाता है। बेसिकली ये एक्चुअल वैल्यू पे दिखना चाहिए कि कितना बोनस दिया, हमें पता चलना चाहिए। तो ये अदर एक्सपेंस में चला जाएगा, इसका कोई शेड्यूल नहीं होता, सीधा अदर एक्सपेंस में लिख देंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आफ्टर डिडक्टिंग इनकम टैक्स ऑफ 9,000, तो ये डिडक्शन के बाद है तो वैसा नहीं चलता, 9,000 आप क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? 9,000 ऐड करेंगे क्योंकि वहां पे लिखा था शेड्यूल में इंटरेस्ट डिविडेंड और रेंट ग्रॉस फिगर लेना है। क्या लेना है? ग्रॉस फिगर। प्रोवाइड रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एज पर रूल and for additional reserve for unexpired risk at 1% of the net premium in addition to the opening balance। तो ओपनिंग बैलेंस जितना भी है उसके अलावा आपको 1% का और एडिशनल रिजर्व क्रिएट करना है। और अनएक्सपायर्ड रिस्क जो है तो यहाँ पे दिया नहीं है, फायर रेवेन्यू अकाउंट है। क्या दिया है बेटा? फायर रेवेन्यू अकाउंट है। फायर में जो नियम के हिसाब से अनएक्सपायर्ड रिस्क का प्रोविजन कितना किया जाता है? 50% किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये मैंने नोट्स में लिख के दिया है कितना रिजर्व किया जाता है। तो चलिए इसका क्वेश्चन बनाएंगे। देखो क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रख रहा है आपको, 4 शेड्यूल फटाफट बना लेने हैं। 4 शेड्यूल बनाने ही है। एक रहेगा प्रीमियम अर्न का, दूसरा रहेगा क्लेम इनकम का, तीसरा रहेगा कमीशन का, चौथा रहेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। ये 4 शेड्यूल आप पेपर में बना लिए तो रेवेन्यू अकाउंट डन हो जाएगा। एक रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे और उसके बाद 4 शेड्यूल बनाएंगे। तो चलिए हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये पेपर में 8 मार्क के लिए आता है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? ये है क्वेश्चन नंबर 5। सबसे ऊपर लिख देंगे रेवेन्यू अकाउंट। पहले तो कंपनी का नाम लिख दो, कंपनी का नाम नीचे भी लिख सकते, चलो लिख देते हैं रेवेन्यू अकाउंट। अच्छा, और इसका ऐसा लिखना फॉर्म BRA, फॉर्म BRA। कौन सी कंपनी है तो वो लिख दो सिमरन इंश्योरेंस, ऐसे ही था ना, सिमरन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और ईयर भी लिख दो फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024। मेरे को जगह पड़ेगा तो मैं अगले पेज पे जाऊंगा या तो साइड में लिखूंगा, तो मैं यहाँ फॉर्मेट बना देता हूँ।
ये रहेगा शेड्यूल और ये रहेगा अमाउंट। ठीक है, शेड्यूल एंड अमाउंट। इसमें पहला रहेगा प्रीमियम अर्नड, नेट, नेट फिगर लेना है, ये शेड्यूल नंबर 1 बनेगा, वहां से अमाउंट आएगा। दूसरा रहेगा प्रॉफिट लॉस ऑन सेल और रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका कोई शेड्यूल नहीं रहता है और ये फिगर यहाँ पे कुछ है नहीं। तीसरा रहेगा अदर, अदर कुछ है तो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं है मेरे ख्याल से, तो अपन कुछ नहीं रहेगा। और चौथा रहेगा इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड। और ये ध्यान रखेंगे ये ग्रॉस फिगर रहता है, यदि कुछ टैक्स वगैरह माइनस हुआ है तो ऐड कर देंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम वहाँ से देख के लिख देंगे, इसका शेड्यूल नहीं बनाएंगे, यहीं लिखेंगे। फिर ये आ जाएगा बच्चों टोटल, तो इसको बोलते हैं टोटल ए, ये जो है टोटल ए बोलते हैं इसको, हाँ आएगा लिख देंगे। उसके बाद एक्सपेंस का चालू होगा, तो इसमें फिर से पहला रहेगा क्लेम इनकर्ड, क्लेम इनकर्ड। फिर दूसरा रहेगा कमीशन। तीसरा रहेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग, तो ये रहता है शेड्यूल नंबर 2, 3 और ये रहता है 4। ध्यान में रखेंगे शेड्यूल नंबर 2, 3 और 4, पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है। और इसको भी रहेगा, ये इसको भी टोटल निकालते हैं, इसको वो टोटल बी बोल देंगे हम। ठीक है, और यहीं पे पता चल जाएगा प्रॉफिट लॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ये फायर रेवेन्यू अकाउंट है, आप इसको फायर रेवेन्यू लिख सकते, फ्रॉम फायर इंश्योरेंस बिजनेस, फायर इंश्योरेंस बिजनेस, मतलब फायर इंश्योरेंस बिजनेस से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आएगा वो लिख देंगे, और वो कैसे निकलेगा बच्चों, ए माइनस बी। ठीक है, इसके अलावा हमें शेड्यूल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, शेड्यूल हम यहीं से बनाना चालू करते हैं, अगले पेज तक बनाएंगे। तो फॉर्मेट तो लगभग इसमें मेरा आ गया है, चलिए हम शेड्यूल बनाते हैं बच्चों। शेड्यूल्स, शेड्यूल 1 ये क्या रहेगा, प्रीमियम अर्नड नेट, इसका शेड्यूल है ये। फिर इसको जगह लगेगा ही, है ना, तो इतना जगह छोड़ देते हैं, हम अगले पेज पे सीधा बनाएंगे। यहाँ बनाते हैं शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 क्या रहता है, क्लेम पेड, क्लेम इनकर्ड। फिर इसके लिए भी जगह छोड़ना पड़ेगा, हम फिर उसके बाद बनाएंगे शेड्यूल 3। ये रहेगा कमीशन, और एक रहेगा इधर ही बना लेंगे हम शेड्यूल 4। अब एक के नीचे एक बनाते जाना, 8 8 10 10 लाइन छोड़ते जाने की। शेड्यूल 4 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे ना एक और आएगा अदर एक्सपेंस का, अदर एक्सपेंस रहेगा, मैं बता दूंगा, लिख लेना। चलिए,
तो आगे बढ़ते हैं। अब एक 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 आइटम यहाँ से लेते जाओ। पहला क्या है, क्लेम पेड 4,80,000, तो शेड्यूल 2 में जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे क्लेम पेड। $4,80,000, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्लेम आउटस्टैंडिंग, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये लेस होता है, और ये जो दोनों क्लेम का डिटेल है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पहले ऐड कर देते, चलो लेस भी कर देते। क्लेम आउट ओपनिंग वाला लेस करना है, 1 अप्रैल 2023 को 40,000 रुपये आना बाकी है, तो क्लेम आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2023, 40,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फिर ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्लेम आउटस्टैंडिंग बट नॉट एक्सेप्टेड, क्लेम आउटस्टैंडिंग बट नॉट एक्सेप्टेड, ये भी कब का है, 31 मार्च 24 का है, 31 मार्च 24 का है। 10,000 ये ऐड होगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग आपने एक्सेप्ट नहीं किया, उससे कुछ नहीं होता है, ये ऐड हो जाएगा। प्लस इसमें और हो जाएगा क्लेम एक्सेप्टेड बट नॉट पेड, एक्सेप्ट कर लिया आपने, पे नहीं किया, तो वो तो खर्चा है ही। क्लेम एक्सेप्टेड बट नॉट पेड, कब का है ये, 31 मार्च 2024 का ही है। ये ओपनिंग रहा तो लेस करना, क्लोजिंग रहा तो ऐड करना, 60,000। ये दो ऐड होंगे, एक लेस होंगे, और देख लेंगे बाद में फाइनल टोटल करेंगे। ये चारों का डिटेल हमने ले लिया, ये ओपनिंग था लेस की, ये दोनों ऐड कर दिए क्लेम में। प्रीमियम रिसीव्ड 16 लाख रुपए, प्रीमियम रिसीव हुआ है 16 लाख रुपए बेटा, ये फर्स्ट शेड्यूल में जाएगा, यहाँ लिख देंगे रिसीव्ड, तो रिसीव्ड में आप यहाँ पे 16 लाख लिख दो। हटता नहीं है ये। उसके बाद देखो री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इतना प्रीमियम हमने पे किया, इतना प्रीमियम रिसीव हुआ, तो जो पे किया वो लेस होगा, जो रिसीव हुआ वो ऐड हो जाएगा, तो 60,000 लेस होगा, जो रिसीव हुआ कितना है, 1,20,000 ऐड होगा, 1,20,000 माइनस होगा, पे किया है 60,000 ऐड होगा, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा री इंश्योरेंस रिसीव्ड, रिसीव हुआ है, देख लो री इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव कितना हुआ है, 60,000, 60,000 ऐड कर देंगे, और माइनस करेंगे री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, प्रीमियम है यहाँ, री इंश्योरेंस क्लेम नहीं है, प्रीमियम पेड किया 1,20,000 रुपये, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से ब्रैकेट वगैरह लगा के रखना पेपर में, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये डेटा हो गया। अब उसके बाद देखो एक ने प्रीमियम से रिलेटेड बाद में एक और आएगा, जब आएगा तब लिखेंगे। ये कमीशन का डेटा लिख देंगे, कमीशन 1,00,000 रुपये दिया है, सीडेड है मतलब हमें को कमीशन मिला है, और एक्सेप्टेड मतलब हमने कमीशन पे किया है, तो जो पे किया है ऐड होगा, जो मिला है वो लेस होगा। कमीशन 1,00,000 रुपये पहले तो लिख देंगे, वो कमीशन के शेड्यूल में पेड, ये 1,00,000 हो गया, और कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, री इंश्योरेंस सीडेड वाला है मतलब हमको कमीशन मिला है 10,000, देखो 10,000 है, इसको ऐड कर दो, ठीक है। और जो री इंश्योरेंस हमने एक्सेप्ट किया वो है 5,000, उसको लेस कर देंगे। कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, मतलब हमको बिजनेस काम मिला तो हमने री इंश्योरेंस का एक्सपेंस कमीशन दिया है 5,000, और कुछ रहेगा तो देखेंगे, फिलहाल उसको छोड़ दो, टोटल नहीं करना, टोटल हमेशा क्वेश्चन खत्म होने के बाद करेंगे। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 30,000 लेना बाकी था, मतलब ये साल आया होगा तो उसको लेस करेंगे, लास्ट ईयर का है, ये साल आया होगा, तो इसमें लिख देंगे प्रीमियम आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2023, कितना अमाउंट है देख लो बच्चों, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है 30,000 रुपये, ठीक है।
30,000 रुपये, ये लेस हो जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, जो रहेगा वो टोटल में हम लिख देंगे। ये हो गया। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख दो 2,05,000 रुपये। एक मिनट, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख दो। ये डिटेल देना चाहिए उन्होंने, अलग अलग एक्सपेंस हो सकता है, पर नहीं दिया है तो आप वैसे ही लिख देंगे 2,05,000, उसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर ये प्रोविजन है, इसको एक्सपेंस में नहीं लिखते हैं, इसका एक अभी प्रीमियम के कैलकुलेशन में इसका रोल रहेगा, अभी उसको हम कुछ नहीं करेंगे। बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, ये प्रीमियम में ऐड हो जाता है 12,000 रुपये, तो आप वो प्रीमियम में ऐड करेंगे। बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम कितना अमाउंट है, देख लो 12,000 रुपये, ये ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट डिविडेंड ये ग्रॉस है, नेट है 18,000, 9,000 माइनस करने के बाद है तो 9,000 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 27,000। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट जो है यहाँ लिख देंगे 27,000, डायरेक्ट लिख देंगे, उसके लिए शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है वो। अब ये दो फिगर बचे, ऊपर का कोई फिगर अभी है नहीं बचा, सिर्फ ये दो फिगर है और ये बाकी इसका डिटेल करना है। तो चलो देखते हैं। अब इसका ना टोटल करना पड़ता है पहले। देखो 16 लाख प्लस 60,000 माइनस 1,20,000 माइनस 30,000 प्लस 12,000, ये टोटल कितना हो गया 15,22,000। और इसमें आपको भी क्या करना होता है, इसमें चेंज इन रिजर्व का एडजस्टमेंट करना होता है, क्योंकि इसमें ये नेट प्रीमियम अर्नड है, लेकिन इसमें जो हमें रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क करना है, वो ऐसी पॉलिसी जो अगले साल एक्सपायर होगी उसका इफेक्ट लेना है। तो यहाँ पे अब एडजस्टमेंट होगा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है वो, तो यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट और URR लिख देता हूँ बेटा, जगह कम है, आप उसको पूरा लिख सकते हैं, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, इसका एडजस्टमेंट हमें करना है। ठीक है, तब इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं ध्यान दो। पहले तो नॉर्मल जो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क है, एडिशनल नहीं, नॉर्मल रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड एज पर रूल 50% रहता है, तो वो आप निकाल लो। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, ये कौन से दिनांक को, 31 मार्च 2024 वाली हो गई, क्योंकि ये बैलेंस कब किया है, ये 31 मार्च 2024 का ईयर का है। तो 15,22,000 को, अच्छा इससे पहले भूल जाए एक बता दूं, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम का एक ट्रीटमेंट पहले समझा देता हूं, फिर मैं वापस आता हूं यहाँ पे। देखो क्या होता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी है और ये मिस्टर चिंटू है। मिस्टर चिंटू ने इंश्योरेंस कराया तो प्रीमियम पे किया, है ना, लेकिन ऐसा पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल मिस्टर चिंटू हर साल इंश्योरेंस करवाता है, लेकिन मिस्टर चिंटू अच्छा है, कभी क्लेम नहीं करता है, क्योंकि मिस्टर चिंटू को कोई नुकसान होता नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी से खुश है, बढ़िया बेचारा पैसे भरते जा रहा है, क्लेम तो कभी करता ही नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा कमाते रहता है। तो इंश्योरेंस कंपनी इतना खुश है कि भाई वो इसको क्या दे देता है, बोनस। बोलता है सर आप इतने दिन से हमें प्रीमियम भर रहे हो, आप हर साल 10,000 प्रीमियम भर रहे हो, एक काम करो इस बार हम आपको 10% माइनस कर देते हैं, तो आपको सिर्फ प्रीमियम भरना है 9,000 रुपये। तो 1,000 हमने क्या दे दिया, बोनस दे दिया। बोनस कितना दे दिया, 1,000। ये बोनस तो खर्चा है, तो एंट्री क्या होती है, बोनस ऑन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, ये डेबिट हो जाता है 1,000 से और ये क्रेडिट हो जाता है प्रीमियम अकाउंट को 1,000। और कस्टमर कितना देता पैसा, कैश अकाउंट डेबिट होगा
9,000 से, और प्रीमियम को क्रेडिट हो जाएगा 1,000 से, 9,000 से। अब देखो प्रीमियम को क्रेडिट कितना होना चाहिए था, 10,000, क्योंकि प्रीमियम तो 10,000 अमाउंट है। अब 1,000 का बोनस से हमने क्रेडिट कर दिया, तो टोटल 9,000 और 1,000 10,000 से क्रेडिट हो गया, ये सही है। बोले एक पॉलिसी का 10,000, तो 10,000 तो आपको प्रीमियम में क्रेडिट करना ही पड़ेगा। तो 1,000 तो आया नहीं था, तो बेसिकली वो बोनस दे दिया, तो ये एक्सपेंस में भी जाता है और प्रीमियम को भी ऐड हो जाता है, इसलिए। अब ध्यान दो, ये जो बोनस हमने यहाँ लिखे, उसको एक्सपेंस के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, आप देख लेना थोड़ा मैनेज करके। देखो यहाँ लिखना है बोनस, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, अदर एक्सपेंस के नीचे लिख लेना बोनस ऑन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, ध्यान देना। और ये यहाँ आपको ये चार चार के नीचे थोड़ा जगह बना के लिख देना है 12,000, ये अदर एक्सपेंस है, ठीक है, क्लियर। इसका कोई शेड्यूल नहीं बनेगा, वहीं लिखना है। तो वो यहाँ था, मैंने उसको समझाने की कोशिश किया, उसको हमने प्रीमियम में तो ऐड किए थे, साथ में अदर एक्सपेंस में भी दिखाना है। बेसिकली ये शेड्यूल 1 की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और एक्सपेंस में भी दिखा दी है। अब 31 मार्च 24 को 15,22,000 रुपये है, और इसका 50%, फायर पे कितना रहता है, 50%, तो 7,61,000 रुपये, ये हो गया। लेकिन इसमें ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, कब की, 1 अप्रैल 2023 की। देखो 1 अप्रैल 2023 की बैलेंस देखो, 1 अप्रैल 2023 का बैलेंस देखो, प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क कितना है बेटा, 5 लाख है। कितना है, 5 लाख, ये माइनस कर देना, ठीक है। देखो उल्टा लिखो, उल्टा लिखने का, ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग नीचे लिखना। ठीक है, ऐसे ही लिखो, क्लोजिंग ऊपर ओपनिंग नीचे, ये माइनस प्लस माइनस होगा, ध्यान देना। ये लेस होगा, क्या होगा, लेस होगा ये। इसमें एडिशनल रिजर्व क्रिएट करना है हमें, एडिशनल रिजर्व। एडिशनल रिजर्व देखो, और कितने से एडिशनल रिजर्व बनाना है, 1% से। तो पुराना से कोई लेना देना नहीं, पुराना तो 20,000 का है ही, एडिशनल भी 1% और, तो नेट प्रीमियम कितना है, 15,22,000 का 1%, 15,22,000 का 1%, हो जाएगा 15,220, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको जो है, 1 मिनट, ये जो हमने किया इसका एक बार नेट निकाल लेंगे बच्चों, 7,61,000 रुपये माइनस 5 लाख, ये हो जाएगा 2,61,000 रुपये, ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस होगा इसमें से, और एडिशनल रिजर्व भी क्या होगा, माइनस होगा। एडिशनल रिजर्व 1% कितना आएगा, 15,220, ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है, माइनस लिखा है, एडजस्टमेंट फॉर URR एंड AR, एडिशनल रिजर्व। तो ये दोनों माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम बोलेंगे नेट प्रीमियम अर्न्ड। तो देख लो, 15,22,000 माइनस 2,61,000 माइनस 15,220, ये हो गया 12,45,780, ठीक है, 12,45,780। देखो कैसे हुआ, आप बोलोगे सर आपने तो 7,61,000 माइनस करना चाहिए था, बराबर है आपका, लेकिन ओपनिंग में 5 लाख का प्रोविजन हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो जितना एडिशनल प्रोविजन मुझे करना है रिस्क के लिए, उतना ही माइनस करना रहता है। तो 7,61 का अभी करना है 50%, लेकिन उसमें से 5 लाख तो पहले से करके रखा हुआ है, तो वो 5 लाख माइनस करेंगे 7,61 में से, तो एडिशनल कितने का करना है, 2,61,000 का, तो वो माइनस हो जाएगा, प्लस उसके अलावा भी एडिशनल रिजर्व करना है 1%, वो भी माइनस हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो ये आप ये भी लिख सकते हो, 12,45,780 यहाँ लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब उसके बाद आप बाकी सब फटाफट फाइनल कर लो, इसमें कोई चेंज नहीं है, अब इसको देख लो,
4,80,000 में से 40,000 माइनस हो गया, प्लस 10,000 प्लस 60,000, ये हो गया 5,10,000 रुपये। ये क्लेम अमाउंट हो गया। तो ये शेड्यूल 2 है, यहाँ लिख देंगे 5,10,000। समझ में आया? 5,10,000। इसको टोटल कर लो कमीशन का, तो ये 5,000 ऐड हो रहा है, 1,05,000। ये टोटल शेड्यूल 3 में लिख देंगे 1,05,000। अब एक चीज़ और है, यहाँ इनकम टैक्स दिया था ना 7,000, हमने इनकम टैक्स पे किया है, उसको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिख देंगे, इनकम टैक्स। सर कहाँ दिया हुआ है? देखो ना भाई, दिया है यहाँ पे। आपने 9,000 से इसको तो बढ़ा दिया, पर इसको एक्सपेंस में भी लिखना पड़ेगा 9,000। तो ये 2,05,000 माइनस, सॉरी, ऐड हो जाएगा। दो लाख 14,000 टोटल हो गया। तो ये 2,14,000 आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिख दो यहाँ पे, 2,14,000। ठीक है, ध्यान से लिख लेना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, हमने सब डिटेल ले लिया। इसका टोटल कर लो, 12,45,780 प्लस 27,000, 12,72,780। इसमें से माइनस कर लेंगे 12,72,780 माइनस 5,10,000 माइनस 1,05,000 माइनस 2,14,000 माइनस 12,000। ये आ जाएगा 4,00,000, सॉरी, अभी पहले इसका टोटल लिखना पड़ेगा, बाद में माइनस करेंगे। 5,10,000 प्लस 1,05,000 प्लस 2,14,000 प्लस 12,000, 8,41,000। इसमें से माइनस कर दो 12,72,780 माइनस 8,41,000, 4,31,780, 4,31,780। ठीक है, ये आया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम फायर इंश्योरेंस बिजनेस। ये चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अच्छे से लिखना रहेगा आपको, ऐसे ही पेपर में करना है। पहले आपको ये फॉर्मेट बनाना है, ये नंबरिंग सेम रहता है, इसमें बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। थोड़ा ये सब देख लेना, कुछ अदर आइटम वगैरह है क्या, उसके लिए थोड़ा जगह आपको लगता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तभी समझेगा। वैसे समय कम है, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो प्रीमियम अर्नड हो गया। ये एडजस्टमेंट ध्यान में रखना है, पहले क्लोजिंग लिखना, उसमें से ओपनिंग माइनस करना। सर यदि ओपनिंग ज़्यादा रहता था और क्लोजिंग कम, तो फिगर माइनस में आ गया रहता था, बराबर है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो वो फिगर आपको ऐड करना है, मतलब ओपनिंग में ही आपने ज़्यादा प्रोविजन करके रखे हो, तो यहाँ प्रोविजन उल्टा करना है, तो वो ऐड हो जाएगा, उसमें लेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऐड। मतलब ये फिगर कम और ये फिगर ज़्यादा, ये माइनस में आता था ना, है ना, और इसमें से इसको माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐड होगा उसमें। माइनस आ गया तो देखो, क्लोजिंग ज़्यादा है तो माइनस करना, और क्लोजिंग कम है तो ऐड हो जाएगा वो फिगर। एडिशनल रिजर्व हमेशा माइनस होगा, एडिशनल रिजर्व हमेशा माइनस होगा। लेकिन एडिशनल रिजर्व को भी यदि कम करने बोला तो ऐड होगा, समझे क्या। एडिशनल रिजर्व देखो, रिजर्व यदि कम हो रहा है तो ऐड कर दो प्रीमियम अर्न में, रिजर्व को यदि बढ़ाना है तो प्रीमियम अर्न से लेस कर दो, पर जितना बढ़ाना है उतने को लेस करो, और जितना ऐड करना है उतना ही ऐड करो। मतलब जितने से बढ़ रहा है, ओपनिंग का वो इफेक्ट नहीं लेने का। जैसे यहाँ पे 7,61,000 है, तो 7,61 माइनस नहीं हुआ, उसमें से ओपनिंग माइनस करने के बाद जो वैल्यू आया वो माइनस हो रहा है। वैसे कभी ऐड भी रहा तो जो डिफरेंस अमाउंट है उतना ही ऐड होगा। क्वेश्चन रहेगा तो और रहेगा, मैं बताऊंगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा खत्म होता है क्वेश्चन। इसमें डाउट रहेगा तो पूछ लेना, प्रैक्टिस करके देखो। डाउट रहेगा पर प्रैक्टिस करो एक बार, उसके बाद पूछो। ये क्वेश्चन बेटा आप बैलेंस शीट के ऊपर है, तो एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको अब इसके बाद देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 तभी करूंगा मैं, तो आप बैलेंस शीट देख लेना, क्योंकि मैं तो थोड़ा स्पीड में देखूंगा वो क्लास में। फिर एक क्वेश्चन रहेगा प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों साथ में है,
हमें ये अब उस अगले बार में बैलेंस शीट वगैरह का करना है। ये कुछ क्वेश्चन अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये 2 दिन 3 दिन जो बचे हैं उसमें आपके पूरा ख़त्म करना है, ठीक है। तो हम बचे हुए क्वेश्चन अभी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।